Hello, hello, hello. Good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So भाई वो क्या है कि CUET के डेमो वीडियो शुरू हो गए, तो अब आखिरी में बारी मेरी है और मैं आज आपको डेमो देने के लिए आया हूं। लेकिन उसके पहले आपको एक बात पूछनी है, क्या आपने CUET में रजिस्टर कर लिया है? और अगर CUET में रजिस्टर कर लिया तो क्या आपने हमारे कोर्स में रजिस्टर कर लिया, जिसका पहला बैच कल से शुरू हो रहा है 25 मार्च और दूसरा बैच शुरू होने जा रहा है अप्रैल 5 से। जल्दी से रजिस्टर करो ताकि मैं जल्दी से आपको बुक्स भेज पाऊं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं कुछ इकोनॉमिक्स की बात। बहुत लंबा डेमो वीडियो नहीं होने वाला है, कुछ 10 12 15 मिनट में एक सब्जेक्ट पर दूंगा, तो 30 मिनट के आसपास मैं तीनों सब्जेक्ट का डेमो देने वाला हूं और आपको समझ में भी आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ISC का अगर जो बच्चा पढ़ा हुआ है 12वीं में, उसको कितना अपर हैंड मिलने वाला है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के अंदर। आओ जरा देखा जाए और शुरू करते हैं आज की कहानी शुभम जगदीश की जुबानी। शुरू करें, चलो बच्चों पाड़ी, आओ जरा देखा जाए। कुछ इस प्रकार से आपकी पढ़ाई होनी है, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सब कुछ MCQs होगा, कंसेप्ट भी सिखाऊंगा और फिर MCQs हम लोग प्रैक्टिस करने वाले बहुत ढेर सारे। चलो भाई, एक ग्लिम्स दिखाता हूं कि किस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में मिलता है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सेप्ट। Identify which of the following is not a concept of microeconomic theory। इसमें से माइक्रोइकोनॉमिक्स का कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं है? भाई थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन तो माइक्रो होता है, हम लोगों ने ये चीज तो पढ़ी है अपने 12th में। कंज्यूमर थ्योरी, कंज्यूमर बिहेवियर, ये भी माइक्रो होता है। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये मैक्रो होता है। तो कौन सा माइक्रो नहीं है? तो आपने सी ऑप्शन कर दिया। बढ़िया बढ़िया, आपको नंबर मिल जाएंगे +5 फॉर एवरी राइट आंसर, -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। चलें भाई, अगला क्वेश्चन तुमको दिखाएं किस तरह से क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। फिर देखो लिखा क्या है, फिर लिखा है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एन इकोनॉमी। अब देखो, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 होता था ना ISC में, वो तुमने पढ़ा नहीं, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं था। लेकिन यहां पर तो पूरी चीजें सिलेबस में आने वाली हैं। तुम्हें पता है पिछले साल तक हमारा CUET का सिलेबस अलग था, बिल्कुल CBSE पैटर्न पर था। इस साल हमारा पूरा पूरा एग्जामिनेशन ISC पैटर्न के हिसाब से, बिकॉज आप क्लास 12th में माइक्रो और मैक्रो पढ़ते हो और इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस माइक्रो और मैक्रो हो गया है। तो ISC वाले बच्चों, तुम्हारा बहुत अपर हैंड होने जा रहा है इस पर्टिकुलर पेपर में। क्या बोला है, कौन सा सेंटर प्रॉब्लम नहीं है? व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस नहीं होता है, बाकी सारी चीजें तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स के अंदर आती हैं। तो ये इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन का चैप्टर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे तो तुम्हें थोड़ा ग्लिम्स मिलता चले कि किस तरह के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और यकीन मानिए 200 में से 200 नंबर की मैं तैयारी कराने वाला हूं और आपके आएंगे भी। आओ देखो, गाइडिंग प्रिंसिपल्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी is to allocate resources in such a manner that they provide maximum satisfaction to the concerned people, chosen such an available technique of production which provides maximum output to the producer with minimum possible cost incurred, combination of resources, achieve equal distribution of income, produce maximum goods at the highest cost of production। भाई ये तो गलत बात है। अब जो कंफ्यूजन है इसमें तो ए ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, बिकॉज यहां पर मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन के बारे में बात की जा रही है। इसका कंसेप्ट भी सिखाऊंगा कि ये कैसे कैसे होता है, PPC क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। सो वी विल डू ईच एंड एवरीथिंग इन द क्लास। अब देखो, ये क्वेश्चन तो बड़ा ही अच्छा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन बी डिफाइंड एज एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। अब तो ये आंसर तो सबको पता है, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट। तो सब बच्चों को यहां तक तो चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और आपको दिखाते हैं ताकि आपको लगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में मिलते हैं CUET के अंदर। डैश कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स सैक्रिफाइस्ड। सैक्रिफाइस के बारे में बात हो रही है, टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड, से गुड X। अब ये क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, मार्जिनल रेट ऑफ कॉस्ट है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, मार्जिनल रेट ऑफ कंजम्पशन है। तो भाई दो ऑप्शन में कंफ्यूजन होना चाहिए, ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। तो अब अगर किसी बच्चे को मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अच्छे से नहीं पता है, वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के समय, सॉरी वो आपने इंडिफरेंस कर्व के समय पढ़ा हुआ है,
और इसका करेक्ट आंसर होगा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तुम्हें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना पड़ेगा कि इसका आंसर ये क्यों है। तो तुमको लिए एक ग्लिम्स है कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मेरा अप्रोच क्या रहने वाला है, मैं आपको पूरा पूरा थ्योरी और नोट्स क्लास के अंदर करवाऊंगा, बहुत सारे एमसीक्यूज करवाऊंगा और बहुत सारे एमसीक्यूज होमवर्क में देने के बाद उनके वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि तुम्हारी प्रिपरेशन एकदम मिंट लेवल की हो सके, एकदम नेक्स्ट लेवल की हो सके, एकदम गॉड लेवल की हो सके। चलो अब डिस्कस करते हैं थोड़ा बिजनेस स्टडीज। चल भाई अब देखते हैं कि बिजनेस स्टडीज में कैसे क्वेश्चन पूछे आते हैं। अब आपने आईएससी में क्लास 12 में कॉमर्स पढ़ा है, एग्जैक्टली सेम सिलेबस इज फॉलोड इन बिजनेस स्टडीज इन सीयूटी, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं। मैं आपको एक प्लानिंग चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज से रूबरू करवाता हूं। तुम बोलोगे सर ये तो मैं कर लूंगा, मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल भाई, आओ जरा एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिसाइड्स व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। कोई काम कैसे करना है तो प्लानिंग होता है ना, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू। याद है आपको? चलो एक अगला क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। अब जरा ये क्वेश्चन देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू प्लानिंग। प्लानिंग से संबंधित कौन सी बात सही नहीं है। प्लानिंग इज प्रीरिक्विजिट ऑफ कंट्रोलिंग, ये तो सही है, बात ट्रू लिखा है। प्लानिंग enables the managers to look ahead and anticipate changes, ये भी बात ट्रू है। प्लानिंग इज एन एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट, सिर्फ टॉप मैनेजमेंट प्लानिंग करेगा क्या, ये 100% सही नहीं है, मतलब ये फॉल्स है। प्लानिंग इज फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट्स, बिल्कुल ट्रू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट। तो मतलब थ्योरी आएगा, तुम्हें केस स्टडीज मिलेगा, तुम्हारी प्रिपरेशन ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल हुई है। थोड़ा सा अगर ब्रशअप मैंने कर दिया, आपका पेपर बहुत बेहतरीन होगा, उधर एसआरसीसी आपका इंतजार कर रहा होगा। सो इस तरह की चीजें लेकर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। आओ जरा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। इनमें से प्लानिंग की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। अरेंजिंग रिसोर्सेस कोई प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे हिसाब से तो नहीं होती, आपने भी पढ़ा होगा। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ये होता है, परवेजिव मेंटल एक्सरसाइज ये सब होता है। तो थर्ड का ए ऑप्शन सही हो गया। तुम देख रहे हो ना, तो थोड़ा सा और पढ़ लिया ना तो बस तुम्हें कॉलेज मिल जाएगा बेटा। आगे देखते हैं, प्लानिंग इज कंसिडर्ड एक सेकेंड बेटा। Planning is considered to be rigid. Identify the reason. It provides a course of action to be followed. It does not consider change in business environment. It is done by top level management, both A and B. तो इसका आंसर तुम्हें क्या होता हुआ दिख रहा है? Planning is considered to be rigid because it does not consider changes in business environment. इसीलिए हम लोग प्लानिंग को rigid बोलते थे। तो इसका आंसर बी ऑप्शन सही होने वाला है। बी ऑप्शन सही होने वाला है। एक सेकेंड भैया, पेन कहां से आएगा, यहां से आएगा। तो इसका ऑप्शन हो गया फोर्थ का बी इज अ बिंगो आंसर। सब बच्चों को समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं। चलिए आगे एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं, तो तुमको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ बेनिफिट। इसमें से कौन सा बेनिफिट नहीं है प्लानिंग का। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, ये तो बेनिफिट है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, ये बेनिफिट नहीं है, ये फीचर है। बात समझ में आया? तो बी ऑप्शन इसका गड़बड़ ऑप्शन हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू प्लानिंग। प्लानिंग इज पर्पसफुल. Planning lays down the base for other functions of management. Planning enables a manager to look ahead and anticipate changes. Planning does not limit flexibility. Does not limit, it does limit flexibility. तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं आपके बीएसटी के सब्जेक्ट में, जो कि आपने कॉमर्स में पढ़ रखा है आईएससी में। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ बढ़िया बढ़िया अकाउंट्स के क्वेश्चन, तुमको एक आइडिया वो भी लग जाए कि अकाउंटेंसी के क्वेश्चन कैसे मिलने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। आओ बेटा कुछ अकाउंट्स के भी क्वेश्चन देखते हैं। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के कुछ क्वेश्चंस मैं दिखा रहा हूं, कुछ थ्योरी कुछ प्रैक्टिकल, किस तरह से क्वेश्चन और किस लेवल के क्वेश्चन आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के अंदर मिलने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर ओपन। करंट अकाउंट कब खोला जाता है, याद है ना? जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स होती थी तो दो अकाउंट खुलते थे, कैपिटल और करंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स। एकदम क्लियर है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और देखते हैं ये क्या कह रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स इज अ,
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है? लॉस टू बोथ बिजनेस एंड पार्टनर्स। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स के लिए तो लॉस है, पर बिजनेस के लिए तो गेन है ना। तो गेन टू बिजनेस एंड लॉस टू पार्टनर्स, इसका मतलब बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं और थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इज अ लॉस टू बोथ। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? बिजनेस के लिए लॉस नहीं है, बिजनेस के लिए अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, लेकिन पार्टनर्स के लिए गेन है। तो क्या लिखेंगे? गेन टू ऑल पार्टनर्स। यस, लेकिन बहुत सारा बच्चा ब्लंडर करके आएगा और वो सी ऑप्शन पर क्लिक कर देगा। भैया गड़बड़ ऐसा मत करना। तो पेपर में आपको क्वेश्चंस ट्रिकी मिलेंगे, ठीक है ना। वो हम सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे, बिल्कुल परेशान मत हो बेटा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, लिखा इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट ऑफ टू द कॉन्ट्ररी द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू। पार्टनर्स को क्या मिलता है अगर एग्रीमेंट नहीं होता है? 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नहीं भैया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलती ही नहीं है, तो डी ऑप्शन सही होगा, नॉट एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है ना भाई? चलें आगे क्वेश्चन बढ़े, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है और ये क्या बोल रहा है? अ फर्म हैज 4 पार्टनर्स ए बी सी और डी। डी का शेयर है 1/4, मतलब सारे लोग इक्वल पार्टनर्स हो गए, सबका 1/4 हो गया। गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 25,000, मतलब डी को गारंटी मिली है कि उसको 25,000 रुपए तो प्रॉफिट मिलेगा ही, ठीक है। फर्म्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर इज 80,000। 80,000 का प्रॉफिट है, इक्वल पार्टनर से, तो सबको कितना कितना आएगा? 20,000, 20,000, 20,000 और 20,000, ठीक है ना। एंड डीज कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड टू फॉर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। और डी को कितना मिलना था पैसा? 25,000। तो डी को कितना दिया जाएगा? 25,000 ही तो दिया जाएगा। बाकी जो डेफिशिएंसी है 5,000 रुपए की, वो बाकी तीनों पार्टनर्स भरेंगे आपस के अग्रीड रेशियो में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 25,000। तो थोड़ा सा तुमको अपने दिमाग को खोल के रखना है, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है और पेपर को सॉल्व करते चलना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई। अ फर्म हैज 4 पार्टनर्स ए बी सी डी एंड डी इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 23,000। ठीक है, चलो ये भी बता दिया गया। द फर्म्स टोटल प्रॉफिट इज 80,000। सेम क्वेश्चन है, लेकिन अभी क्या पूछ रहा है? प्रॉफिट शेयर ऑफ ईच रिमेनिंग पार्टनर विल बी। बचे हुए पार्टनर का क्या होगा भाई? देखो ए बी सी डी 80,000 है, इक्वल पार्टनर्स है, तो 20 इनको मिल रहा था, 20 इनको मिल रहा था, 20 इनको मिल रहा था, 20 इनको मिल रहा था। लेकिन डी की गारंटी कितने की थी? 23,000 की। तो डेफिशिएंसी कितनी हो गई? 3,000 की। वो कौन कौन भरेगा? वो ए बी सी आपस के रेशियो में भरेंगे, जो कि इक्वल है। तो मतलब 1,000 इनसे लेकर 19,000, यहां भी 19,000 और यहां भी 19,000। तो आंसर क्या आ जाएगा? 19,000। क्लियर है? प्रॉफिट शेयर ऑफ ईच रिमेनिंग पार्टनर्स विल बी 19,000। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको अकाउंटेंसी के अंदर। तो एक छोटा सा डेमो वीडियो था और आपको झलकी दिखाने की कोशिश की गई है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल नहीं है बहुत ज्यादा, आप एकदम बेहतरीन तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन आपका जो स्कोर जाना है वो बहुत ज्यादा जाना है। तो मतलब गलती के चांसेस नहीं होने चाहिए। मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूं, अब आप पूरी टीम से मिल चुके हैं, तो शुरुआत करते हैं। कल से पहला बैच है और 5 अप्रैल से दूसरा बैच है। आपको जिस बैच में आना है, जहां से शुरुआत करनी है, आप कर सकते हो। भरोसा रखो, शुभम संभालेगा।